चलिए, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, है ना। कनेक्टिंग रॉड की डिजाइन पे हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या क्या समझ लिया था, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ कि कनेक्टिंग रॉड की जो ज्योमेट्री होती है उसमें एक स्मॉल एंड होता है और एक बिग एंड होता है ना। तो इस तरह से उसकी ज्योमेट्री होती है और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो जनरली क्या रहता है, आई सेक्शन रहता है ना। आई सेक्शन रहने का जो रीजन है वो मैं बता चुका हूँ कि आई सेक्शन के लिए आई एक्स एक्स डिवाइडेड बाई आई वाई वाई, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज कितना निकल के आता है, 3.2 निकल के आया था हमारा, है ना। हमने लास्ट क्लास में ये सॉल्व किया है, इसका जो रेशियो है वो 3.2 निकल के आया है और हमारी रिक्वायरमेंट होती है 4, रेशियो 4 होना चाहिए। तो 4 नहीं तो 4 के आसपास आ जाता है आई सेक्शन में, दैट्स व्हाई वी प्रेफर आई सेक्शन फॉर द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, अब इसमें कनेक्टिंग रॉड की डिजाइन में हमें बेसिकली क्या रहना था, एक तो हमें क्रॉस सेक्शन निकालना होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन कैसा है, आई सेक्शन है। तो अब आई सेक्शन की क्या क्या डायमेंशन हो सकती हैं, तो आई सेक्शन की डायमेंशन में एक तो डायमेंशन होती है बी, यानी कि इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, तो वो हमने कितनी अज्यूम करी थी, 4t अज्यूम की थी, टी के फॉर्म में अज्यूम की थी। टी कोई एक जनरल वेरिएबल है ये मान लीजिए, और इसकी जो हाइट होती है वो दूसरी डायमेंशन होती है। तो हाइट हमने कितनी अज्यूम की थी, 5t, है ना। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी अज्यूम की थी, t। ये क्या कहलाता है, फ्लैंज, फ्लैंज की थिकनेस t, है ना। इस फ्लैंज की थिकनेस भी t है, इस फ्लैंज की थिकनेस भी t है, और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, वेव, तो इसकी थिकनेस भी t है। तो वंस t इज नोन, यदि हमारे पास t मिल जाए हमें कहीं से, तो हमें b भी मिल जाएगा, हाइट भी मिल जाएगी, और ये थिकनेस जो है इनकी वो भी मिल जाएंगी, क्योंकि सारी कुछ t के फॉर्म में है। तो कहने का मतलब, इफ वी वांट टू फाइंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, देन वी हैव टू फाइनली फाइंड द t, है ना। हमें क्या निकालना होता है, t निकालना होता है, करेक्ट। अब t को निकालने के लिए, अब कनेक्टिंग रॉड आप देखें तो ये है तो आई सेक्शन, तो इसकी विड्थ तो b है और हाइट h है, तो वो कहाँ पर है, वो मिडिल पॉइंट पर है, बीच वाले पॉइंट पर है। यदि आप यहाँ पे जाएंगे तो हाइट कम हो गई, यदि आप राइट साइड में जाएंगे तो हाइट बढ़ गई। इसका मतलब ये टैपर होने की वजह से इसकी स्मॉल एंड पे तो हाइट जो है वो कम होती है, h1 हाइट मान लेते हैं स्मॉल एंड पे, और बिग एंड पे जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, उसे हम h2 मान लेते हैं, और जो मिडिल पार्ट पे हाइट है उसे हम h मान लेते हैं। इस तरह से 3 हाइट हो जाती हैं कनेक्टिंग रॉड की, स्मॉल एंड की हाइट, मिड पॉइंट की हाइट, और राइट एंड की हाइट, है ना। तो जब हमको ये वाली हाइट मिल जाती है h, तो हम h1 को कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं। तो उन गाइडलाइंस के लिए मैं जरा आपको बता दूं कि मान लीजिए कि ये कनेक्टिंग रॉड है, इस पॉइंट पे हमको b मिल गया, h मिल गया। अब इस पॉइंट का यानी स्मॉल एंड का जो b1 और h1, विड्थ कितनी हो जाएगी, b1, हाइट हो जाएगी h1। इस पॉइंट पे विड्थ कितनी हो जाएगी, b2, हाइट कितनी हो जाएगी, h2। अब देखिए जो हमारा आई सेक्शन होता है, तो आई सेक्शन में इसमें जो टेपर लगा होता है वो टेपर हाइट का टेपर लगा होता है, मतलब हाइट बदलती है, विड्थ में कोई चेंज नहीं होता। तो विड्थ में यदि यहाँ पे b है तो यहाँ पर भी b रहेगी, तो b1 इक्वल टू b, b2 इक्वल टू b। इसका मतलब विड्थ एवरीवेयर कांस्टेंट रहती है ना, तो विड्थ की तो हमें चिंता करनी नहीं है। अब h1 जो है, h1 बदल जाता है, तो h1 कैसे निकालेंगे आप, h1 के लिए सिंपली है 0.75 से लेके 0.75 टू 9, 0.9, 0.75 टू 0.9 h कर दीजिएगा, मतलब उसका 75% या 90% हाइट हो जाएगी, है ना। इधर कम हो रही है हाइट, तो यहाँ जाके 75 से 90% के बीच में आ जानी चाहिए, और इधर जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, तो इधर हाइट के लिए जो फॉर्मूला होगा h2 के लिए, तो h2 विल बी 1.1 से लेके 1.25h, 1.25h, है ना, ये हाइट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्रॉस सेक्शन डिजाइन का मतलब है कनेक्टिंग रॉड का सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन पता हो। क्रॉस सेक्शन अभी निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें अभी हम क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। उसके बाद हम स्मॉल एंड की हाइट और विड्थ निकालेंगे, विड्थ तो उतनी होगी, और उसके बाद बिग एंड की हाइट और विड्थ निकालेंगे। ठीक है, तो मैं पहले जरा सा डिजाइन की पूरी प्रोसेस क्लियर कर दूं कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, टी
टी के बाद क्या निकालना है बी, उसके बाद क्या निकालना है एच, फिर क्या निकालना है B1, फिर क्या निकालना है H1, फिर क्या निकालना है B2, फिर क्या निकालना है H2। ये सारे पैरामीटर क्रॉस सेक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, सबसे मेन पैरामीटर टी है। टी के बाद बी बराबर होता है 40, एच बराबर होता है 50, B1 बराबर बी, H1 बराबर 75% से 90% ऑफ एच, B2 होता है आपका B2 बराबर बी और H2 बराबर 1.1 से लेके 1.25 एच। तो इस क्रॉस सेक्शन, एक तो बात हो गई कि हमें क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ता है, और क्या निकालना पड़ता है कनेक्टिंग रॉड के केस में क्रॉस सेक्शन के बाद। अब देखिए ये क्या है आपका स्मॉल एंड बियरिंग। अब स्मॉल एंड बियरिंग में क्या क्या लगा हुआ है, स्मॉल एंड बियरिंग में देखिए एक तो कैप है बाहर, है ना, ये कैप हो गया, कैप के अंदर ये लाइनर है। तो लाइनर मान लीजिए कि रेड पार्ट जो है वो लाइनर है आपका, ये लाइनर है आपका, ठीक है। और लाइनर के साथ में फिर क्या लगी हुई है आपकी पिन लगी हुई है, पिस्टन पिन लगी हुई है ना। और पिस्टन पिन और लाइनर के बीच में क्या लुब्रिकेंट भी होगा, आपने भी बियरिंग पढ़ी थी तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए लाइनर और उसकी, तो यहाँ पे पिस्टन पिन बियरिंग है ना। इस वाले एंड पर कौन सी बियरिंग लग रही है, पिस्टन पिन बियरिंग लग रही है, और इस वाले एंड पे कौन सी बियरिंग लग रही है, क्रैंक पिन बियरिंग लग रही है। बिग एंड पे क्रैंक पिन बियरिंग है, यहाँ पे स्मॉल पिन बियरिंग है। तो डिजाइनिंग का मतलब है कि स्मॉल वाले एंड को भी डिजाइन करिए, बिग एंड को भी डिजाइन करिए। अब स्मॉल एंड को डिजाइन करने का मतलब है कि पिस्टन, इसका पिस्टन पिन का डायमीटर तो पिस्टन के टाइम पे भी निकाल चुके हैं, जब पिस्टन की डिजाइन की थी तो पिस्टन पिन का डायमीटर हम निकाल चुके हैं। तो अब इस लाइनर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो लाइनर की थिकनेस 2 से 3 मिलीमीटर जनरली अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे ही हमने लाइनर 2 मिलीमीटर अज्यूम किया तो 2 मिलीमीटर इधर 2 मिलीमीटर इधर, यानी कि 4 मिलीमीटर आप जोड़ देंगे। यदि पिस्टन पिन के डायमीटर में आप 2 + 2 यानी कि 4 जोड़ देंगे तो आपको बाहर वाले कैप का इंटरनल डायमीटर आ जाएगा, है ना। बाहर वाली जो कैप है, स्मॉल एंड कैप है, उसका इंटरनल डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, और आउटर डायमीटर भी निकाल सकते हैं। आउटर डायमीटर जो है, आउटर डायमीटर के लिए जो एक इंपेरिकल रिलेशन है 2 टाइम्स डीपी ले लेते हैं, यानी पिस्टन पिन का डबल हो जाए लगभग। तो कहने का मतलब हमें स्मॉल इसको भी डिजाइन करना पड़ता है। अब इसमें एक जो फॉर्मूला हमने पिस्टन के टाइम पे यूज किया था, है ना, स्मॉल एंड को डिजाइन करने के लिए। तो स्मॉल एंड को डिजाइन करने के लिए हमने पिस्टन के टाइम पे क्या फॉर्मूला यूज किया था, हमने यूज किया था पिस्टन पिन का एरिया DP/LP इनटू बियरिंग प्रेशर, है ना, DP/LP/BP, ये हो गया हमारा फोर्स, एरिया मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर, बियरिंग प्रेशर। और ये प्रेशर किसके बराबर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम गैस फोर्स FG, है ना। अब FG को कैसे निकाल सकते हैं, π/4 d² इंटू Pmax। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अननोन है आपके, DP और LP, 2 अननोन है। तो हम कैसे करते थे वहाँ, LP/DP को कुछ मान लेते थे, 1.5 लेट, या 1.25 या 1.4, जो भी अज्यूम करना है कर लीजिए। उसके बाद ये बियरिंग प्रेशर था, बियरिंग प्रेशर भी एक रेंज होती है डाटा बुक में, या तो 10 से 15 के बीच में मान लीजिए, है ना, कोई भी वैल्यू लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां से आपको डीपी निकल जाता था। पिस्टन पिन का डायमीटर तो हमने पिस्टन के टाइम पे ही निकाल लिया था, जो स्मॉल एंड का पार्ट भी है एक तरह से। ठीक है, स्मॉल एंड के बाद में फिर बिग एंड पे आते हैं। तो अब बिग एंड पे क्या क्या करना पड़ता है, बिग एंड को देखते हैं जरा। अब देखिए ये बिग एंड है, बिग एंड की डिजाइन भी कुछ वैसी ही है। बिग एंड के अंदर क्या है, बोल्ट और लगे होते हैं। तो एक तो बोल्ट का डायमीटर भी निकालना पड़ेगा DC, है ना, बोल्ट का डायमीटर भी निकालना होगा। उसके बाद जो इसमें कैप होती है तो कैप की थिकनेस निकालनी होगी। और इसके अंदर जो इसके अंदर भी उसी तरह से होगा, पहले आपका कैप होगा, कैप के बाद लाइनर होगा, है ना, इसमें भी लाइनर होगा, और लाइनर के बाद में फिर क्रैंक पिन होगी। तो क्रैंक पिन का डायमीटर निकालना पड़ेगा। अब क्रैंक पिन के डायमीटर के लिए वही सिस्टम है, DC/LC। ये तो हो गया एरिया, DC मतलब डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन, LC मतलब लेंथ ऑफ क्रैंक पिन। तो ये तो एरिया हो गया। आप किस भाई, पिन क्या एक सिलेंडर है, सिलेंडर को यदि आप कट करोगे तो आपको क्या एरिया मिलेगा, DL मिलेगा। बियरिंग के केस में भी हमें जब रेडियल लोड आता था तो एरिया DL मिलता था। तो DC/LC एरिया हो गया मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर। तो ये प्रेशर कैसा है, बियरिंग प्रेशर फॉर दी क्रैंक पिन। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगेन गैस फोर्स के बराबर होना चाहिए। बस यहाँ पे भी LC/DC अज्यूम कर लेते हैं, प्रेशर अज्यूम कर लेते हैं, और कुल मिला के DC निकल जाता है, LC निकल आता है। तो पिस्टन पिन का डिजाइन और क्रैंक पिन का डिजाइन लगभग सेम है, वहाँ DP/LP आता है, यहाँ DC/LC आता है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। तो आई एम गोइंग टू द न्यूमेरिकल, न्यू शेयर।
डिजाइन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड डिजाइन, दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा इस फाइल को भी हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए कनेक्टिंग रॉड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, दो ही फंक्शन होते हैं, है ना। एक तो कनेक्टिंग रॉड फोर्स को ट्रांसमिट करती है, कहां से कहां तक ट्रांसमिट करती है, पिस्टन से क्रैंक पर, है ना। ट्रांसमिट द ट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द पिस्टन टू द क्रैंक एंड वाइस वर्सा। और दूसरा काम क्या करती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को टू कैरी द लुब्रिकेटिंग ऑयल फ्रॉम द क्रैंक पिन टू द पिस्टन पिन, क्रैंक पिन से लेके पिस्टन पिन तक लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी ट्रांसफर करती है। कनेक्टिंग रॉड के अंदर एक होल ड्रिल होता है और उस होल के थ्रू लुब्रिकेटिंग ऑयल ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पार्ट्स ऑफ द कनेक्टिंग रॉड बताए गए हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मॉल एंड होता है, बिग एंड होता है और उसकी शैंक बॉडी होती है ना। स्मॉल एंड के अंदर ये सब बता चुका हूँ, कैप होता है, लाइनर होता है। ऐसे बिग एंड में कैप होता है, लाइनर होता है, बोल्ट होते हैं, है ना। बिग एंड के अंदर बोल्ट भी होते हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्री है। उसका आई सेक्शन देखें, ए वाले पार्ट पे आई सेक्शन का इसका सेक्शन होता है। तो इस सेक्शन का हम इनर्शिया निकाल चुके हैं। तो आई एक्स एक्स 419/12 T4 होता है और आई वाई वाई जो है 131/12 T4 होता है। अब लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, है ना, इसके बारे में भी लास्ट टाइम बात हुई थी कि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एंगुलरिटी बढ़ जाएगी तो साइड थ्रस्ट बढ़ जाएगा, है ना। यदि लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इंजन का साइज बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है, ये फाइल में आपको भेज दूंगा सो दैट यू कैन स्टडी आल्सो। तो लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड L/R रेशो पे डिपेंड करती है। यदि स्मॉल L/R होगा तो एंगुलरिटी ज़्यादा होगी, है ना। एंगुलरिटी ज़्यादा होगी, स्मॉल L/R होगा तो एंगुलरिटी ज़्यादा होगी। एंगुलरिटी ज़्यादा होने से साइड थ्रस्ट बढ़ जाएगा, है ना, और पिस्टन स्कर्ट की साइज छोटी हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज आ गया। यदि बड़ा L/R होगा, L/R साइज इज मोर, तो एंगुलरिटी लेस हो जाएगी। एंगुलरिटी लेस होने से साइड थ्रस्ट तो रिडक्शन हो जाएगा, ये तो एडवांटेज है। लेकिन पिस्टन की जो स्कर्ट है वो लॉन्ग अलाउ करेगा पिस्टन को, तो ये भी ठीक है। तो जनरल जो कॉमन रेशियो है वो 4 से 5 के बीच में रखा जाता है। हाई स्पीड इंजन के लिए L/R लेस देन 4, लो स्पीड इंजन के लिए L/R ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। मटेरियल के बारे में बात करें तो मटेरियल कनेक्टिंग रॉड की कैसा मटेरियल होना चाहिए। कनेक्टिंग रॉड पर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आते हैं, है ना। तो इट इज मोस्ट हेवीली स्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ एन आईसी इंजन, इट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, आते ही हैं। तो इसको ड्रॉप फोर्जिंग की हेल्प से बनाते हैं, है ना। ड्रॉप फोर्जिंग से क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा अरेंज्ड हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है ड्रॉप फोर्जिंग की वजह से। तो इसके लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो डक्टाइल मटेरियल ही होना चाहिए। फटीक की बात है तो प्लेन कार्बन स्टील यूज होती है, अलॉय स्टील यूज होती है। अलॉय स्टील में क्रोमियम और निकल मिक्स होते हैं ना। ये मटेरियल हो गए इसकी, प्लेन कार्बन स्टील या अलॉय स्टील। अब कनेक्टिंग रॉड पे फोर्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड पर फोर्स कौन कौन से आते हैं, तो कनेक्टिंग रॉड पर फोर्स तो बहुत सारे आते हैं। अब देखिए जरा सा फोर्स को हम आपको बोर्ड के माध्यम से बताते हैं कि कनेक्टिंग रॉड पर कौन कौन से फोर्स आते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, फोर्स बहुत सारे आते हैं। एक तो ये पिस्टन, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है ना। मान लो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की बात करें तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे कनेक्टिंग रॉड इंक्लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट हो जाएगी। क्रैंक रेडियस भी आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, है ना। क्रैंक रेडियस भी स्ट्रेट हो जाएगी। तो थीटा इक्वल टू 0 पे मान लीजिए कि पावर स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है, तो आपके 4 स्ट्रोक होते हैं। एक पावर स्ट्रोक होता है ना, आपने पता है आईसी इंजन में आपने पढ़ा है पहले भी। एक पावर स्ट्रोक है, पावर के बाद में कौन सा स्ट्रोक आता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है, एग्जॉस्ट के बाद में सक्शन आता है और सक्शन के बाद में कंप्रेशन आता है। ये 4 स्ट्रोक होते हैं। तो इसमें यदि हम थीटा, जो क्रैंक रेडियस थीटा एंगल बनाती है, इस थीटा की बात करें तो पावर स्ट्रोक में थीटा की वैल्यू जो होती है 0 से 180 होती है। 0 से 180 डिग्री पर पावर स्ट्रोक वर्क करता है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है वो 180 से 360 पे वर्क करता है और सक्शन स्ट्रोक जो है 360 से 540 पे, 360 से 540 पर। और कंप्रेशन जो है वो 540 से 720 पे वर्क करता है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि थीटा की वैल्यूज क्या क्या रहती हैं।
तो जब पावर स्ट्रोक होता है ना, पावर स्ट्रोक के टाइम पे यहाँ पे गैस की बर्निंग होती है ना, तभी तो पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इस बर्निंग की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, तो π/4 d स्क्वायर इंटू पी, π/4 d स्क्वायर इंटू पी। एक सेकंड, π/4 d स्क्वायर इंटू पी। तो ये आपका पिस्टन हो गया। तो पावर स्ट्रोक के टाइम पर एक तो गैस फोर्स, तो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से फोर्स कनेक्टिंग रॉड पर एक्ट करते हैं। तो एक तो गैस फोर्स एक्ट करता है, और इस गैस फोर्स की वैल्यू बदलती रहती है ना। तो पावर स्ट्रोक के टाइम पे इस फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को लेके करते हैं, तो π/4 d स्क्वायर इंटू पी मैक्स। सो दिस इज द वन इम्पोर्टेंट फोर्स, है ना, गैस फोर्स। अब दूसरी बात करें, देखिए ये पिस्टन है, ये सिलेंडर बॉल है। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना। सिलेंडर बॉल और पिस्टन के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है ना। इस फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट भी कनेक्टिंग रॉड पर पड़ता है ना। इस फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट जो है कनेक्टिंग रॉड पर पड़ता है। लेकिन ये वाला फोर्स इस गैस फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इसी वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वी डोंट कंसीडर इट, है ना, बिकॉज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू गैस फोर्स। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी इस फोर्स को यदि कंसीडर करना पड़े तो इसकी डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, मोशन के अपोजिट होती है इसकी डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन, ठीक है। तो एक गैस फोर्स काम करता है, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और तीसरा फोर्स यहाँ काम करता है, वो करता है इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स भी काम करता है। अब इनर्शिया फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर स्ट्रोक होने के बाद में कौन सा स्ट्रोक स्टार्ट होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक स्टार्ट होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में उसको कहां से फोर्स मिलता है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स आप कैसे निकालोगे, इनर्शिया फोर्स जनरेट होता है मूविंग रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से, है ना। तो mr हम ले लेते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मास। अब कौन कौन मूव कर रहा है, एक तो पिस्टन मूव कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड भी मूव कर रही है ना। पिस्टन भी मूव कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड भी मूव कर रही है। तो पिस्टन तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड की मोशन जो है वो थोड़ी सी ऑसिलेटरी है। तो हम क्या मानते हैं कि इसका जो स्मॉल एंड है, केवल इसी के आसपास के एरिया को मान लेते हैं कि ये सर्कुलेटिंग, ये जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में एक तो आता है मास ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का पूरा मास कंसीडर करते हैं, और कनेक्टिंग रॉड का केवल 1/3 मास कंसीडर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यूज में कि रेसिप्रोकेटिंग मास से क्या मतलब है। तो रेसिप्रोकेटिंग मास इज द मास ऑफ द पिस्टन प्लस 1/3 मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। तो इस रेसिप्रोकेटिंग मास की वजह से जो इनर्शिया फोर्स जनरेट होता है, उस इनर्शिया फोर्स के लिए फॉर्मूला आपने डॉम में भी पढ़ा है कि इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आता है, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई m। ये हमारा इनर्शिया फोर्स आता है, दिस इज द इनर्शिया फोर्स, है ना, mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल ऑफ द क्रैंक। तो इस एंगल की वैल्यू एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे थीटा की वैल्यू क्या रहती है, थीटा की जो वैल्यू रहती है वो 360 डाल देते हैं। तो cos 360 कितना हो गया, 1, और cos 2 थीटा cos 720 ये भी 1, तो 1/n0। n0 क्या चीज है, n0 इज द रेशियो ऑफ l/r, है ना। n0 जो है वो l/r का रेशियो है, और इस n0 को बोलते हैं ऑब्लिक्विटी रेशियो, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कभी कभी आता है, व्हाट इज ऑब्लिक्विटी रेशियो। तो ऑब्लिक्विटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड टू द लेंथ ऑफ द क्रैंक, रेडियस ऑफ द क्रैंक, l/r। तो इनर्शिया फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब हमें इनर्शिया फोर्स की वैल्यू भी बदलती रहती है, जैसे जैसे थीटा चेंज होता है इनर्शिया की वैल्यू बदल जाती है। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए थीटा इक्वल टू 360 रख देते हैं। तो जो इनर्शिया फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो अब मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, इनर्शिया फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी mr ओमेगा स्क्वायर। mr मतलब रेसिप्रोकेटिंग मास, r मतलब
रेडियस ऑफ द क्रैंक, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ द इंजन, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 + 1/n0। 1/n0 का मतलब r/l भी लिख सकता हूँ, 1/n0 का मतलब। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, इनर्शिया फोर्स के लिए, ठीक है। तो ये इनर्शिया फोर्स भी आता है। अच्छा, अब इनर्शिया फोर्स की कहानी थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि ये कनेक्टिंग रॉड है, तो अब इस कनेक्टिंग रॉड की मोशन होती है, तो ये वाला जो पॉइंट है कनेक्टिंग रॉड का, ये तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये वाला पॉइंट जो है कनेक्टिंग रॉड का, ये कौन सी मोशन करता है, ये सर्कुलर मोशन करता है। और बाकी जो पॉइंट है वो सब अपने अपने ऑर्बिट में इलिप्टिकल मोशन करते हैं, है ना, सब इलिप्टिकल मोशन करते हैं। कोई छोटा इलिप्स बनाता है, कोई बड़ा इलिप्स बनाता है, और इलिप्स का साइज छोटा होता जाता है ना। यहाँ सर्किल होता है, उसके बाद इलिप्स का साइज छोटा होता रहता है ना। तो ये रोटरी मोशन में कनेक्टिंग रॉड के ऊपर इस रोटेशन की वजह से, है ना। अब कनेक्टिंग रॉड की दो डायरेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ये कनेक्टिंग रॉड हुई, कनेक्टिंग रॉड पे एक तो परपेंडिकुलर इनर्शिया भी आता है और एक लॉन्गिट्यूडनल इनर्शिया भी आता है। तो कनेक्टिंग रॉड की मूवमेंट की वजह से दो इनर्शिया आते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होता है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, इसकी वैल्यू कैसी रहती है, इसकी वैल्यू आप देखना चाहें तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी रहती है, ट्रायंगुलर टाइप में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कनेक्टिंग रॉड है और इसके ऊपर मैंने एक ये ट्रायंगल बना दिया, तो इस पर जो फोर्स लगता है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से लगता है, इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में लगता है। तो ये वाला पार्ट क्या है, स्मॉल एंड का पार्ट है, ये क्रैंक पिन वाला पार्ट है। तो यहाँ से इस पे ये इनर्शिया फोर्स लगता है ना। तो ये इनर्शिया फोर्स इस कनेक्टिंग रॉड के परपेंडिकुलर है, और आपको मालूम है किसी बीम पर जब परपेंडिकुलर लोड आते हैं तो उसकी वजह से बीम के अंदर क्या होती है, बेंडिंग होती है। तो कनेक्टिंग रॉड पर इस इनर्शिया फोर्स की वजह से बेंडिंग होने लग जाती है ना, कनेक्टिंग रॉड बेंड होने लग जाती है। तो कनेक्टिंग रॉड का आपका आई, कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन कैसा है, आई क्रॉस सेक्शन है। तो इस आई क्रॉस सेक्शन के अंदर बेंडिंग होने लगती है ना, कनेक्टिंग रॉड में बेंडिंग होने लगती है। तो इस बेंडिंग की वजह से कनेक्टिंग रॉड में बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, और यदि वो बेंडिंग स्ट्रेस मटेरियल की लिमिट से बाहर चले गए तो हमारी कनेक्टिंग रॉड फेल हो जाती है। तो इस बेंडिंग को, ट्रांसवर्स बेंडिंग को एक नाम दिया गया है, दैट इज विपिंग। इसको कहते हैं विपिंग स्ट्रेस। तो ट्रांसवर्स बेंडिंग की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होते हैं उसको हम कहते हैं विपिंग स्ट्रेस। तो इनर्शिया फोर्स के दो पार्ट हो गए, एक तो परपेंडिकुलर पार्ट जिसकी वजह से बेंडिंग होती है, और एक आपका जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है इनर्शिया का, जो मूविंग पिस्टन की मूविंग की वजह से डेवलप हो रहा है, और कनेक्टिंग रॉड के 1/3 मास दोनों की मिक्स होकर पिस्टन का पूरा मास और कनेक्टिंग रॉड का 1/3 मास, उन दोनों की वजह से जो इनर्शिया डेवलप हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल इनर्शिया है। और उस लॉन्गिट्यूडनल इनर्शिया की वजह से हम कभी पिस्टन पिन पर उसे अप्लाई कर देंगे इनर्शिया को, कभी क्रैंक पिन पे अप्लाई कर देंगे, कभी उसको बोल्ट पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बोल्ट की डिजाइन वगैरह जो होगी वो तो इनर्शिया फोर्स की वजह से होगी, लॉन्गिट्यूडनल इनर्शिया की वजह से होगी। और जो विपिंग की डिजाइन होगी, कनेक्टिंग रॉड की विपिंग की डिजाइन होगी, वो ट्रांसवर्स इनर्शिया की वजह से होगी। और जो गैस फोर्स है उसकी वजह से भी कनेक्टिंग रॉड की जो डिजाइन होगी उसमें कनेक्टिंग रॉड पर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगे। तो देखो, कनेक्टिंग रॉड हेवीली स्ट्रेस्ड पार्ट क्यों है, वो इसलिए कि गैस फोर्स की वजह से तो इस पर कंप्रेशन आ रहा है ना। गैस फोर्स यानी वही π/4 d² × Pmax, तो उसकी वजह से तो ये एज ए कॉलम बिहेव कर रही है, तो इसकी बकलिंग हो रही है। तो कनेक्टिंग रॉड इज अंडर बकलिंग ड्यू टू द गैस फोर्स, एंड कनेक्टिंग रॉड इज अंडर बेंडिंग ड्यू टू द इनर्शिया फोर्स, है ना। दैट्स व्हाई इट इज वेरी हेवीली स्ट्रेस्ड पार्ट। तो इस कनेक्टिंग रॉड की पूरी डिजाइन में हमको इसको एज ए कॉलम भी चेक करना है, इसकी विपिंग को भी चेक करना है, इसका क्रॉस सेक्शन भी निकालना है, स्मॉल एंड को भी डिजाइन करना है, बिग एंड को भी डिजाइन करना है, सो मेनी थिंग्स। तो वापस मैं उसी फाइल पे पहुंच रहा हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गया, फोर्स कौन कौन से एक्ट करते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि बेंडिंग मूवमेंट एक्ट करता है ड्यू टू इनर्शिया, है ना। फोर्स ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ गैस प्रेशर, इनर्शिया ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, ये सब क्लियर हो गया है ना। रेसिप्रोकेटिंग पार्ट की वजह से इनर्शिया आता है, फोर्स आता है गैस के प्रेशर की वजह से, और एक ये इनर्शिया कनेक्टिंग रॉड के ट्रांसवर्स इनर्शिया से बेंडिंग मूवमेंट आता है, बेंडिंग मूवमेंट से फिर बेंडिंग स्ट्रेस आता है, फिर और है फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एट द पिस्टन पिन एंड क्रैंक पिन, ये भी नेग्लिजिबल होता है।
तो दो ही फोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो गैस फोर्स और दूसरा इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया में दो इनर्शिया हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट बेंडिंग करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो है वो बोल्ट वगैरह की डिजाइन में यूज होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के तीन फोर्सों पर ही कंसंट्रेट होगी स्टडी, गैस फोर्स पर, लॉन्गिट्यूडनल इनर्शिया पर और ट्रांसवर्स इनर्शिया पर। ठीक है। और कनेक्टिंग रॉड पे जो ट्रांसवर्स बेंडिंग होती है वो कैसी बेंडिंग होती है, ट्रायंगुलर लोडिंग होती है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, है ना, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड होता है। तो यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं हल्का सा, कि यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आइडिया देना मुझे जरूरी है कि जैसे मान लीजिए कोई बीम होता है और उस पर यदि कोई यूडीएल आता है और उसकी मान लो कैपेसिटी W न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, और ये दो पॉइंटों पे सपोर्टेड है, ए और बी पे, तो यहाँ पे रिएक्शन आती है, एक रिएक्शन होती है RA और एक रिएक्शन होती है RB होती है। ये सिचुएशन आपने पढ़ी है। तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है बताइए, क्लास में से कोई भी अपना माइक्रोफोन ऑन करके, किसी को पता हो तो जरूर पता होगा, नीलेश सोनी वगैरह बताएं कोई भी, कि इस पर्टिकुलर केस में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी। एनीवन सुन पा रहा है मुझे? अपना माइक्रोफोन आप ऑन कर सकते हैं, या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? मान लीजिए मैंने अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। तो WL/4 WL/4 है ना, बिल्कुल सही है। नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सब प्रेरित अग्रवाल। प्रेरित अग्रवाल, बिल्कुल सही बताया आपने, WL/4 होता है ना, वेरी करेक्ट। अब मैं एक दूसरी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा प्लीज। माइक्रोफोन ऑफ रखें। चलो, तो अब देखिएगा, मैं एक फिगर और ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। प्रेरित ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि एक बीम है मेरे पास दोबारा से, दिस इज ए बीम, और इस बीम के ऊपर अब लोडिंग यूडीएल नहीं है, अब लोडिंग जो है वो कैसी है, ट्रायंगुलर लोडिंग है ना। कैसी लोडिंग है? ट्रायंगुलर, है ना, नीचे हो चाहे ऊपर हो, डायरेक्शन कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई लोडिंग है, तो अब इस पर फिर ये दो पॉइंटों पे सपोर्टेड है, तो फिर यहाँ पे रिएक्शन आएगी, एक रिएक्शन RA होगी और एक रिएक्शन RB होगी। इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? यस प्रेरित। सर WL/12 WL/12 तो शायद पक्का नहीं पता। हाँ, ये हाँ, पक्का नहीं पता, आप सही कह रहे हैं, ये नहीं है। ट्रायंगुलर लोडिंग के केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है WL/3√3। WL/3√3, जैसे यहाँ पे WL/4 आ रहा है, तो यहाँ पे WL/3√3 आएगा। अच्छा, इस केस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट करता है अलाउ, वो इस बीम के मिड पॉइंट पे अलाउ करता है ना। जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? मिड पॉइंट पे सबसे ज्यादा होता है। और इस वाले केस में जो बेंडिंग मोमेंट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? मैक्सिमम, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है L/√3 डिस्टेंस पे। ए पॉइंट से L/√3 की डिस्टेंस पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ट्रायंगुलर लोडिंग के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट L/√3 पे काम करता है, यूडीएल के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट L/2 पे काम करता है। यहाँ WL/4 होता है, यहाँ L/3√3 होता है। ठीक है, तो हमारी जो कनेक्टिंग रॉड है उस पर ट्रायंगुलर लोडिंग आ रही है, तो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी है? L। तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे काम करेगा? L/√3 पे काम करेगा। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होगी वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई L/3√3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा फोर्स क्या होता है? इनर्शिया फोर्स। तो mR⍵² L/9√3, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला आता है। वापस फाइल पे चलते हैं हम। तो अब इस फाइल में आ जाते हैं, तो देखिए इसमें इस वाले फिगर में मैंने कनेक्टिंग रॉड का ये ट्रांसवर्स इनर्शिया दिखाया है ना, और ये साइन रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
एल बाई साइन थीटा इक्वल टू आर बाई साइन फाइव होता है, करेक्ट। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो ये बकलिंग लोड रैंकाइन फॉर्मूला होता है सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस ए एल बाई, ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। इक्वली स्ट्रॉन्ग के लिए दोनों को बराबर कर देते हैं, तो ये कंडीशन आती है कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का जो रेशियो है वो 4:1 होना चाहिए, है ना। आई सेक्शन क्यों लिया जाता है उसके लिए ये भी हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया है कि इसका एरिया 11t² होता है, आई एक्स एक्स 419/12 होता है, ये हमने डिराइव किया था। आई वाई वाई 131/12 होता है, इसका रेशियो 3.2 आया था। इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन 1.78 आई थी के एक्स एक्स, और के वाई वाई इसकी 0.9962 आई थी, ठीक है। अब b को तो कांस्टेंट रखते हैं, स्मॉल एंड पे b1 बराबर b हो जाएगा, h1 0.75 से 0.9 हो जाएगा, ये भी मैंने आपको अभी आज बताया। b2 b होता है, h2 1.1 से 1.25 h होता है। बिग एंड की डायमेंशन dplp pp से निकाल लेते हैं स्मॉल एंड की, और बिग एंड की dclc pc से निकाल लेते हैं। अब बोल्ट की डायमेंशन निकालने के लिए इनर्शिया फोर्स का यूज करते हैं, तो इनर्शिया फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाई एल बाई आर। मैक्सिमम निकालने के लिए थीटा को 360 रख देते हैं, 360 रख के ये मैक्सिमम फोर्स आ जाता है। इस मैक्सिमम फोर्स को बोल्ट के फोर्स के बराबर इक्वल कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम, इनर्शिया फोर्स, ये तो इनर्शिया फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आप देखें तो क्या है, ये बोल्ट का एरिया है π/4 dc² मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बोल्ट्स है, और ये बोल्ट कहाँ पे लगे हुए हैं, बिग एंड बियरिंग में लगे हुए हैं, और मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा टी, मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेस है, बोल्ट के मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेस है। तो इस तरह से हम यहाँ से डीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो बोल्ट को कैलकुलेट करने के लिए इनर्शिया फोर्स का यूज होता है, न कि गैस फोर्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। गैस फोर्स का यूज नहीं होता है, इनर्शिया फोर्स का यूज होता है। इसके बाद प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल में देखें कि क्या है, डिजाइन ए कनेक्टिंग रॉड फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन विद द फॉलोइंग डाटा। तो पिस्टन डायमीटर दिया हुआ है 100 मिलीमीटर, स्ट्रोक मतलब स्मॉल एल दे रखा है 140, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड 315, वेट ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट 18.2 न्यूटन, ठीक है, ये वेट है। और हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी मास की, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट mr ओमेगा स्क्वायर, है ना, mr ओमेगा स्क्वायर आता है ना टर्म, तो mr क्या है, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। तो इसको आप वेट को मास में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 9.81, तो 18.2 को आप 9.81 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट। इसके बाद स्पीड के बारे में दिया है 1500 आरपीएम विथ पॉसिबल ओवर स्पीड ऑफ 2500 आरपीएम। तो स्पीड दो दे रखी है, एक तो 1500 दे रखी है जनरल स्पीड, लेकिन कभी कभी स्पीड जो है वो 2500 आरपीएम भी हो जाती है, ठीक है, कभी कभी स्पीड जो है वो 2500 आरपीएम भी हो जाती है। तो अब ये दोनों हमारे लिए किस तरह यूजफुल है, ठीक है। तो जनरल स्पीड तो 1500 है, तो नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने हो गए, 4 स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ स्ट्रोक क्या होते हैं, आरपीएम डिवाइडेड बाई 2, आधे हो जाते हैं 4 स्ट्रोक में, क्योंकि 2 राउंड में हमको 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, तो 1500 राउंड में हमको 750 पावर स्ट्रोक मिलेंगे। तो पावर स्ट्रोक के लिए तो ये वाली चीज यूज होगी। अब ये जो 2500 आरपीएम हो जाती है, तो इसका इस्तेमाल कहां पर होगा कि इनर्शिया फोर्स किस पर डिपेंड करता है, इंजन की स्पीड पर डिपेंड करता है। यदि इंजन की स्पीड ज्यादा है तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में आप देखें कि mr ओमेगा स्क्वायर आता है, और ओमेगा क्या है, इंजन की स्पीड है, तो ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इनर्शिया, है ना। यदि इंजन की स्पीड दुगुनी हो जाएगी तो इनर्शिया 4 गुना हो जाएगा। तो सिमिलरली इनर्शिया जो है वो 1500 आरपीएम पे इनर्शिया कम होगा, और 2500 आरपीएम पे इनर्शिया ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर इनर्शिया पर्पस के लिए, मतलब इनर्शिया फोर्स को जब कैलकुलेट करेंगे तो हम 2500 आरपीएम वाली स्पीड को यूज करेंगे, न कि 1500 वाली को। क्लियर। कंप्रेशन रेशियो दे रखा है, एक्सप्लोजन प्रेशर मैक्सिमम दे रखा है 2.45, ठीक है, तो इसे गैस फोर्स निकालने में यूज कर लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, डी बराबर 100 दे रखा है पिस्टन डायमीटर, एल मतलब स्ट्रोक लेंथ 140 है, कनेक्टिंग रॉड 315 है, रेसिप्रोकेटिंग मास 9.81 से डिवाइड कर दिया तो 1.86 किलोग्राम्स आ गया, नंबर ऑफ स्ट्रोक 750 हो गए, मैक्सिमम प्रेशर 2.45 दिया हुआ है, क्रैंक रेडियस L/2 मान लेते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया कि यदि R न दिया हो तो स्ट्रोक का आधा उसे एज्यूम कर लेते हैं, तो 70 mm आ गया। अब ये कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन है,
हमें कनेक्टिंग रॉड को डिजाइन करना है, तो क्रॉस सेक्शन निकालना है कि कैसा क्रॉस सेक्शन होगा, उसकी डायमेंशन क्या होंगी। तो हमें पता है कि ए की वैल्यू 11 टी स्क्वायर होती है, तो हमने फिर फोर्स निकाल लिया, कितना फोर्स आ रहा है इस कनेक्टिंग रॉड पर। तो π/4 डी स्क्वायर पी मैक्स, डी 100 दे रखा है, पी मैक्स 2.45 दे रखा है, सब कुछ मल्टीप्लाई किया, 19,242 हमारा क्या आ गया, गैस फोर्स आ गया न्यूटन में, है ना, इतना गैस फोर्स है। अब कनेक्टिंग रॉड में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आते हैं, तो इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो जनरली 5 से 6 के बीच में मानते हैं, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा ही अज्यूम करते हैं, है ना, क्योंकि इसकी बकलिंग होती है, तो इस फोर्स की वजह से कनेक्टिंग रॉड की क्या होगी, बकलिंग होगी। बकलिंग एक्स डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे भी होगी, बकलिंग वाई एक्सिस पे भी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 मान के इसका क्रिटिकल लोड निकाल लेंगे। तो क्रिटिकल लोड हो गया 19,242 इंटू 5, मतलब फोर्स तो कनेक्टिंग रॉड पे 19,242 आ रहा है, लेकिन हम डिजाइनिंग 96,000 के लिए करेंगे, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 5, है ना। 19,000 का लोड आ रहा है, लेकिन हम डिजाइन 96,000 के लिए करेंगे, तो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 5। अब आगे चलिए, ये रैंकाइन फॉर्मूला लगा दिया है। तो रैंकाइन फॉर्मूला क्या होता है, क्रिटिकल लोड, तो क्रिटिकल लोड कितना है, 96,211। उसके बाद सिग्मा सी क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कनेक्टिंग रॉड की मटेरियल का कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हमने यहाँ लिख लिया कि लेट मटेरियल ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज 40 Ni13, है ना, अलॉय स्टील मान लिया है, निकल मिक्स है, तो अलॉय स्टील हो गई। अलॉय स्टील के लिए सिग्मा सी कितना है, 600, ये डाटा बुक से मिल गया। तो सिग्मा सी हमने 600 रख दिया, इंटू एरिया, एरिया 11 टी स्क्वायर होता है, प्लस 1/A, 1 प्लस ए कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, तो स्टील के लिए इसकी वैल्यू 1/7500 होती है। याद रखिए कनेक्टिंग रॉड जनरली स्टील की होगी, और ये वैल्यू फिर 1/7500 आप ले सकते हैं। उसके बाद L मतलब लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड 315 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होती है, 1.78 टी, लास्ट क्लास में डिराइव किया, और होल स्क्वायर कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको, टी के फॉर्म में इक्वेशन बन गई। तो आप देखेंगे कि टी की पावर 4 के फॉर्म में बनी है, टी पावर 4, है ना, टी की पावर 4 के फॉर्म में इक्वेशन बनी है। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए टी स्क्वायर को जेड मान लो, टी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, जेड। तो ये T4 जो है वो जेड स्क्वायर हो गया, है ना, टी स्क्वायर को जेड मान लिया, तो ये हो गया 0.0686 जेड स्क्वायर माइनस जेड, माइनस टी स्क्वायर मतलब माइनस जेड माइनस 4.175। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो जेड निकल गया, जेड का मतलब टी स्क्वायर, तो टी आ गया, टी की वैल्यू 4.2 हो गई, इसको राउंड ऑफ करके 4.5 mm ले लिया, ठीक है। तो टी आने के बाद अब हमारी फ्लैंज की थिकनेस टी होती है, तो 4.5 हो गई। बी मतलब विड्थ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड 40 होती है, तो 40 मतलब 4 इंटू 4.5, 18 हो गई। हाइट 5t होती है, 22.5 हो गई। तो एक बार जब टी निकल जाएगा तो बी और एच बड़े आराम से निकल जाएंगे। उसी तरह B1 H1 और B2 H2 भी निकल जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली एच पर डिपेंड है ना। तो मैंने यहाँ पे निकाला नहीं है, आप चाहें तो B1 H1 और B2 H2 भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है कि विपिंग स्ट्रेस कितना होगा कनेक्टिंग रॉड पे। ये तो बकलिंग के लिए हो गया कि बकलिंग के हिसाब से ये डायमेंशन होनी चाहिए। अब हमको ये भी चेक करना है कहीं वो विपिंग में फेल तो नहीं हो रही है, ट्रांसवर्स बेंडिंग में फेल तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी, स्टील की डेंसिटी हमने ले लिया 7900 kg पर मीटर क्यूब, है ना, क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, हमने अज्यूम पे दे रखी है, क्वेश्चन में चेक कर लीजिए एक बार डेंसिटी दे रखी है क्या, दे रखी है तो अच्छी बात है। डेंसिटी को चेक करिए कि क्वेश्चन में क्या डेंसिटी दे रखी है। whatever data is given in the question, this is the data, weight of the reciprocal bar, speed, compression, expression, length, stroke नहीं दे रखी है ना, तो डेंसिटी इज नॉट गिवन। तो हमने डेंसिटी को अज्यूम कर लिया है कि स्टील, अलॉय स्टील की जो डेंसिटी है वो हमारी 7900 kg पर मीटर क्यूब है। अब मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो डेंसिटी हो गई 7900, अब एरिया कितना है 11t स्क्वायर, तो 11 इंटू टी स्क्वायर, टी हमारा कितना 4.5, ये निकाला है हमने पहले स्टेप में। उसके बाद लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड 315, मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻9 से। ये क्यों किया, क्योंकि देखो ये मीटर क्यूब में दे रखी है डेंसिटी, तो हमको सारी डायमेंशन मीटर में रखनी पड़ेंगी, है ना।
तो एरिया हमारा मीटर स्क्वायर और एल मीटर, तो ये मीटर क्यूब होना चाहिए। तो अभी हमने ये मिलीमीटर में रख दिया है, मिलीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मिलीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 का मल्टीप्लाई किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ गलती करते हैं लोग। यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। If the density is given in kg per meter cube, then area should be used in meter cube and length should be used in meter cube. तो कनेक्टिंग रॉड का जो मास है वो हमारा आ गया 0.5543 kg, मास निकल गया। अब एंगुलर स्पीड क्या होती है? 2πn/60, n कितना है? 2500, है ना। दो स्पीड दे रखी है, एक 1500 एक 2500। लेकिन जब विपिंग की बात हो रही है तो इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हमको फिर ओमेगा 2500 लेना है, मतलब स्पीड जो है 2500 लेनी है n। तो उससे ओमेगा आ गया 261.79 मीटर पर सेकेंड। r l/2 होता ही होता है। अब y है ना, y क्या होता है? y मतलब न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। तो कनेक्टिंग रॉड की हाइट क्या है? 5t। 5t का आधा कर देंगे, न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीच में होता है आई सेक्शन का, तो 5t/2 11.25 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला है। ये फॉर्मूला है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, डिराइव होता है बकायदा। इसका डेरिवेशन मैं फाइल में आपको भेज दूंगा। वो जो यूडी अभी दिखाया था, यूनिफॉर्मली वेराइंग लोड, है ना, ट्रायंगुलर लोडिंग बनाया था, उसमें पहले रिएक्शन निकालनी पड़ेंगी, रिएक्शन के बाद बेंडिंग मोमेंट निकलेगा। तो वो बेंडिंग मोमेंट फिर मैक्सिमम के लिए उसका डेरिवेटिव करके जीरो करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो, तो उससे लेंथ आ जाएगी l/√3, उसको पुट करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। तो नट सेल में ये फॉर्मूला बनेगा mr⍵² l/9√3। अब m क्या है? मास। तो मास कितना ले लेंगे? 0.5543, है ना। अब एक चीज और गलती मत करना कि यहाँ पे जो m है वो कनेक्टिंग रॉड का मास है ना, और वहां पर जो m है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का मास है ना। जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट में इनर्शिया के दो कंपोनेंट है, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, तो वहां पे जो मास है वो पिस्टन का मास प्लस कनेक्टिंग रॉड का 1/3 मास, वो रेसिप्रोकेटिंग मास है। और ये जो मास है ये कनेक्टिंग रॉड का मास है। तो कनेक्टिंग रॉड का मास 0.5543 आ गया। ओमेगा 0.07, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमारा कितना है? 261.79, और आपका आर हो गया 0.07, मीटर में रखा है। देखो मैंने ये mr ओमेगा स्क्वायर में जो भी वैल्यू रखनी पड़ेगी वो आपको मीटर में रखनी पड़ेगी। mr ओमेगा स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो आर भी मीटर में होना चाहिए, कंपलसरी है। केजी मास केजी में, आर मीटर में, तभी इसका आंसर, फोर्स का आंसर न्यूटन आता है ना, न्यूटन आता है। तो mr ओमेगा स्क्वायर पर टर्म पे ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी वैल्यू पुट होगी वो मीटर्स में पुट होगी। तो यहाँ पे ये 70 मिलीमीटर को 0.07 मीटर यूज किया गया है, ओमेगा यूज कर दिया, 315 लेंथ है कनेक्टिंग रॉड की, तो ये न्यूटन मिलीमीटर में आ गया। तो कनेक्टिंग रॉड को हमने मिलीमीटर में ही रखा है, इसलिए आंसर न्यूटन मिलीमीटर आ गया। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? My/I। अब बेंडिंग मोमेंट हमें पता है 5 ये 5373 वाला, और y कितना है? 11.25, ये निकाल चुके हैं हम, डिवाइड बाई इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कनेक्टिंग रॉड का? कनेक्टिंग रॉड का इनर्शिया होता है, आई सेक्शन का इनर्शिया होता है 419/12। तो देखिए हमने इनर्शिया निकाला है 419/12 T4, तो ये हमारा आई इनर्शिया आ गया। इनर्शिया से डिवाइड किया तो 42.22 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो गया, ये सिग्मा भी आ गया। इतना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि इसकी अलाउएबल वैल्यू कितनी है। तो अलाउएबल वैल्यू कितनी हो गई? 600 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 120 हो गई, है ना। अलाउएबल स्ट्रेस हो गया 600 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 120, लेकिन हमारा 42 आया है। तो 42 120 से कम है, इसलिए हमारी कनेक्टिंग रॉड इज सेफ अगेंस्ट ट्रांसवर्स बेंडिंग, मतलब विपिंग स्ट्रेस के लिए हमारी कनेक्टिंग रॉड सेफ है। चलिए, इसके बाद हमने क्या किया? डिजाइन ऑफ द स्मॉल एंड कर दिया। तो इसमें बहुत आसान है, L1 0.45D होता है ना। ये कनेक्टिंग रॉड का वो लेंथ, पिस्टन की पिन का वो लेंथ है जो कनेक्टिंग रॉड के बॉस में इंसर्ट हो रही है। ये हमने पिस्टन के टाइम भी पढ़ा था। तो इसकी वैल्यू 0.45D हो गई, 45 mm। अब आता है मैक्सिमम गैस फोर्स इक्वल टू L1 dP PP, है ना। LD एरिया है, PB बियरिंग प्रेशर है। तो बस L की जगह 45 रख दिया, DP की जगह DP हो गया, PB 25 मान लिया, है ना। देखो यहाँ लिखा है जंक्शन 25 मेगापास्कल मान लिया फास्फर ब्रॉन्ज बुश के लिए। ये डाटा बुक में बियरिंग प्रेशर की टेबल है, तो वहां से अलग अलग बुश के लिए अलग अलग प्रेशर है, तो यू कैन अज्यूम। तो यहाँ DP आपका 18 mm आ गया, ठीक है।
पिस्टन पिन का डायमीटर निकल गया, है ना। अब आते हैं हम जो है पिस्टन पिन के लिए फिर अलग और भी चीजें निकाली गई हैं। यहाँ पे इनर डायमीटर ऑफ द स्मॉल एंड निकाला गया है। तो पिस्टन पिन में क्या करेंगे, बुश का डायमीटर जोड़, बुश का थिकनेस जोड़ देंगे। तो बुश की थिकनेस 2 मिलीमीटर मान लिया, तो 2 दूनी 4 मिलीमीटर जोड़ दिया, तो 18 में 4 जोड़ दिया तो 22 आ गया। ये क्या हो गया, कैप का इंटरनल डायमीटर। तो कैप का इंटरनल डायमीटर 22 हो गया, ठीक है। ऐसे ही कैप का आउटर डायमीटर भी निकाला है ना। तो वो डायमीटर 24 और 36 दो डायमीटर, ये इंपेरिकल रिलेशन भी है आउटर डायमीटर के लिए 2 टाइम्स डीपी। तो 18 दूनी 36, तो आउटर डायमीटर आपका 36 आ गया, ठीक है। अब बिग एंड पे आ जाते हैं। बिग एंड का भी तरीका वही है, एलसी-डीसी बियरिंग प्रेशर। तो एलसी और डीसी का रेशियो हमने मान लिया 1.4, है ना। एलसी-डीसी का रेशियो 1.4 मान लिया। प्रेशर जो है वो हमने 10 मान लिया ब्रॉन्ज बुश मानकर। तो इसको जब हमने, वही गैस फोर्स है 19,000 समथिंग, और डीसी से कैलकुलेट, देखो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी था वो बकलिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, है ना। तो ये 37.08 38 मिलीमीटर आ गया। एलसी 1.4 से मल्टीप्लाई किया तो 54 mm आ गया। डीसीआई में थिकनेस ऑफ द बुश जोड़ दी, तो बुश की थिकनेस 3 दूनी 6 है ना, 3 मिलीमीटर मान लिया है, तो 44 mm आ गया। और आउटर डायमीटर के लिए जो इंपेरिकल रिलेशन होती है, वो इंपेरिकल रिलेशन हमने यहाँ पे ले ली है डीसीओ बराबर 1.5 डीसी, तो ये 72 mm आ गया। क्रैंक पिन के डायमीटर का 1.5 गुना, ये 57 mm आ गया। और इन दोनों में जो लार्जर वैल्यू है वो हमने ले ली 72 mm। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने कनेक्टिंग रॉड का क्रॉस सेक्शन निकाला है। क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद हमने कनेक्टिंग रॉड को विपिंग के लिए चेक किया है। विपिंग के बाद हमने स्मॉल एंड की डायमेंशंस निकाली हैं। अच्छा, स्मॉल एंड की डायमेंशन में कई सारी चीजें निकाली हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो केवल डीपी है, मतलब पिस्टन पिन का डायमीटर। स्मॉल एंड का मतलब पिस्टन पिन का डायमीटर, क्योंकि बाकी जो कैप वगैरह है वो बुश की थिकनेस जोड़ के और ये करके वो करके निकल आते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डीपी इज इम्पोर्टेंट, इस पर कंसंट्रेट करिएगा, बाकी छोड़ सकते हैं। और डिजाइन ऑफ बिग एंड में भी आप कंसंट्रेट करिएगा डीसी पर। डायमीटर ऑफ क्रैंक पिन इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो कैप वगैरह की डायमेंशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से ही हमने कैलकुलेट कर लिया है, पूरा न्यूमेरिकल हमने कनेक्टिंग रॉड पे कर लिया है। अच्छा, कनेक्टिंग रॉड के कैप की थिकनेस और होती है ना, तो मैं 1 मिनट और लूंगा। कैप की थिकनेस वाले पार्ट के लिए एक दूसरी फाइल है मेरे पास, कनेक्टिंग रॉड पार्ट 2, ये भी मैं आपको भेज दूंगा, है ना। इसमें देखिए इनर्शिया फोर्स को डिटेल में बताया गया है कि इनर्शिया फोर्स जो है मास ऑफ द पिस्टन प्लस कनेक्टिंग रॉड का 1/3 मास होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में मास ऑफ द पिस्टन नहीं दिया होता, जैसे हमारे क्वेश्चन में 1.86 kg दे रखा था, 19.2 न्यूटन दे रखा था, तो उस केस में हम इसको 4.25 dy/100 क्यूब से निकाल सकते हैं, है ना। ये इनर्शिया के फॉर्मूले हैं, ये तो हमने निकाल ही लिए हैं। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है, तो पढ़ लीजिएगा। ये एक ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा कि ये पावर स्ट्रोक के टाइम पे फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, गैस फोर्स की वैल्यू, और एग्जॉस्ट के टाइम पे इनर्शिया ज्यादा रहता है ना। तो इनर्शिया की वैल्यू 0 डिग्री पे, 360 पे और 720 पे। तो ये इनर्शिया का फोर्स का ग्राफ है, ये आपका गैस फोर्स का ग्राफ है। तो गैस फोर्स पावर स्ट्रोक में ज्यादा होता है और फिर रिड्यूस हो जाता है बाद में, है ना। तो यहाँ पे ये फोर्स डायग्राम दिखा रखा है, ये फाइल भी आपको भेज दूंगा मैं। तो बेंडिंग मोमेंट, अब इसमें डेरिवेशन भी है, वो जो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला निकाला था ना हमने, उसका इसमें डेरिवेशन भी है कि वो mr/ओमेगा² बाई, देखो x बराबर L/√3 पर सबसे ज्यादा आता है, ये डेरिवेशन है। जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है डीप कैलकुलेशन में जाना है, उनके लिए डेरिवेशन बड़ा फायदेमंद रहेगा, देख लीजिएगा, गेट वेट में काम आएगा आपको ये। तो L/ हो गया, फिर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो गया mr/ओमेगा² L/9√3, ये सब आ गया। इसके बाद इसमें ये क्रैंक पिन का डायमीटर दिखा रखा है, स्मॉल एंड का वही एक्सप्लेनेशन है। स्मॉल एंड के बाद में फिर बिग एंड का एप्लीकेशन है, और बिग एंड के बाद में फिर ये कैप का एक्सप्लेनेशन है। तो ये कैप वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है, इनर्शिया फोर्स आ रहा है, इनर्शिया फोर्स की वजह से ये बोल्ट जो है वो रिएक्शन देते हैं, तो ये एक तरह से बीम की तरह बिहेव करता है। तो बीम की वजह से बिहेव करता है, तो ये इनर्शिया फोर्स की वजह से बेंडिंग होती है। तो बेंडिंग का फॉर्मूला m//I होता है। तो m//I में हम बेंडिंग मोमेंट निकाल के और y से मल्टीप्लाई करके, और इनर्शिया देखो यहाँ पे सब दे रखा है,
y दे रखा है, इनर्शिया दे रखा है, और इस इनर्शिया की हेल्प से हम जो है टीबीसी मतलब थिकनेस ऑफ द बियरिंग कैप, थिकनेस ऑफ द बियरिंग कैप, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम थिकनेस ऑफ द बियरिंग कैप निकालते हैं। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आवर डिजाइन ऑफ, ये बोल्ट के लिए, बोल्ट का तो पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैक्सिमम इनर्शिया फोर्स होगा उसको बोल्ट एरिया मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट्स इनटू सिग्मा ऑल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कनेक्टिंग रॉड की डिजाइन पूरी होती है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिजाइन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, है ना। कोई भी आपकी क्वेरी है तो अगली क्लास में आप क्वेरी पूछ लीजिएगा, टाइम अभी हो गया है। ओके सर, है ना, थैंक यू वेरी मच। मैं अब इसको क्लोज कर, कोई किसी की क्वेरी हो बिल्कुल अभी जल्दी से कोई बता सके तो बोल दीजिए, है ना। आई कैन एक्सप्लेन इन 1 मिनट। सबको अनम्यूट कर देता हूँ। तो सर ओके, है ना, थैंक यू। कोई भी क्वेरी नहीं है आपकी, चलिए फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग को, है। ओके सर, थैंक यू सर।